हेलो फ्रेंड्स, मैं विंध्य ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का पार्ट इसके पहले वाला हमने देखा। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। उस पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचनाएं पढ़ी थी उसमें तीन मुख्य उसकी तीन जो पार्ट है वो पढ़े थे। एक था मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठार। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस पार्ट के अंदर मध्य उच्च प्रदेश को लेंगे, क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश क्या है 66% समथिंग, लगभग 2/3 हिस्सा जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। तो हम आज इस पार्ट में सिर्फ इसी को कवर करेंगे। इसका सेकंड पार्ट, जो थर्ड पार्ट और जो इसके बाद आएगा, उसमें इन दोनों को कवर करेंगे। तो आज इसी को पढ़ेंगे और इसके जो 5 सब पार्ट है, जो मालवा का पठार है, मध्य भारत का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, रीवा पन्ना का पठार है और नर्मदा सोन घाटी है, ये 5 मिलाकर बनता है मध्य उच्च प्रदेश। तो इसको हम आज पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन। हम सबसे पहले देखेंगे ये जो सेंट्रल हाईलैंड है मध्य उच्च प्रदेश, इसके बारे में हम देखना चाहेंगे। उसके पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको मध्य प्रदेश के परिचय के अंदर एक शंकर दयाल शर्मा की बात करी थी, जो 1952 से लेकर 1956 के बीच क्या थे, मध्य प्रदेश के भोपाल स्टेट के मुख्यमंत्री थे। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं, ऐसा बताया था उसमें लिखकर। तो ये 11वें नहीं है, ये 11वें जो थे वो 11 नंबर के नहीं थे, ये 9वें नंबर के थे। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये थोड़ा सा मिस हो गया था, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो ये 11वें नहीं 9वें थे, शंकर दयाल शर्मा, भोपाल स्टेट के। और एक जो था कि सिंगरौली की जो बॉर्डर पे मैंने इस तरीके से आपको बताया था कि ये जो है 84 डिग्री 48 मिनट था। तो ये 84 नहीं है, ये 82 है। ठीक है, ये 84 की जगह 82 कर देना। ये 2 गलतियां हो गई थी, तो ये आप थोड़ा सा उसको सुधार कर लेना, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब आगे हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। तो सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश की बात करें तो उसके पहले मैं यहाँ पर एक चीज रफ करना चाहता हूँ, ताकि ये 2 पार्ट हटा दिए जाए और हमारा ध्यान सिर्फ मध्य उच्च प्रदेश पे रहे। तो ये जो नीचे का पार्ट है, यहां से मैं इस क्षेत्र को हटाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा ये मध्य उच्च प्रदेश का भाग है ही नहीं ये। तो हमारे सामने जो इलाका बचा है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मध्य प्रदेश का ये पार्ट है, जिसको बोलते हैं मध्य उच्च प्रदेश, जिसके 5 सब पार्ट हैं। तो पहले हम मध्य उच्च प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो मध्य उच्च प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 हिस्सा है या भाग है। ठीक है, अगर प्रतिशत में बोले तो 66.6% लगभग। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें कि इसका निर्माण किससे हुआ है, निर्माण किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस पूरे प्रदेश की। अभी हम इस पूरे की बात करें, उसके बाद हम इन अलग अलग इन सबको पढ़ेंगे। अभी मैं इस पूरे के बारे में एक कंबाइन इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये है। तो हम देखते हैं निर्माण। तो ये हुआ विंध्यन क्रम की चट्टानों से, विंध्यन क्रम की चट्टानों से। फिर क्या है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ एक कर्नाटक में स्थान है, वहां की जो उस स्थानीय चट्टान को सबसे पहले वहां देखा गया, तो इसलिए उस चट्टान का नाम धारवाड़ क्रम की, उसी स्थान के नाम से उस चट्टान का नामकरण किया गया। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान। फिर विंध्यन हो गया, धारवाड़ हो गया, आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टान। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 जो है ये है आपका दक्कन ट्रेप। तो इस तरीके से ये जो चारों चट्टानें हैं, इस प्रकार की इन चट्टानों के अनाच्छादित, अनाच्छादन से, अपर्दन से, अवसादों से, ठीक है,
इन चट्टानों के अनाच्छादन से, मतलब उनके फैलने से, ठीक है। उसके बाद क्या है, उनके अपर्दन से। अपर्दन मतलब जलवायु में कई प्रकार की प्रकृति के चेंजेस आते हैं, जैसे वायु के थ्रू अपर्दन हो जाए, पानी के थ्रू हो जाए, जल के थ्रू, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के कारण जो होता है, तो उस कारण जो भी चेंजेस आते हैं उन चट्टानों में, वो टूटती है, फूटती है, जिस तरीके से भी उनका जो रंग रूप चेंज होता है, तो उसी को कहते हैं हम अपर्दन, ठीक है। फिर उसके बाद उनके अवसाद, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण क्या है, वो उस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अवसाद मतलब सेडिमेंट, कोई नदी या पानी के द्वारा क्या है, कोई चट्टान एक जगह से टूटकर, या मिट्टी या मृदा एक जगह से टूटकर दूसरी जगह जाकर क्या है, जम जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, अवसाद, ठीक है। अभी अवसाद का हम पढ़ेंगे कि किस जगह अवसाद यूज हुआ है, किस जगह अपर्दन, ये सब आगे टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ने में आएगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फिर ये इतना देखा इसके बारे में, अब आगे और देखते हैं कि इसको और क्या कहा जाता है। इसके लिए एक अन्य नाम यूज किया जाता है, ठीक है। इसका एक बार विस्तार देख लेते हैं हम सबसे पहले। अब विस्तार जो है इसका, किसका विस्तार, तो मध्य उच्च प्रदेश का। अगर यहां मैं बोल दूं कि मध्य उच्च प्रदेश, इस तरीके से है अगर बीच में, तो इसके अगर उत्तर दिशा में देखूं मैं, तो उत्तर में क्या मिलेगा आपको, यमुना का मैदानी क्षेत्र, यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र। आप देखोगे तो ऊपर जैसे ये यूपी के उधर इटावा और ये आती है, तो यहां से यमुना नदी आ जाती है। तो ये जो मध्य उच्च प्रदेश है, इसके ऊपर जो, मैं मध्य भारत के पठार की बात नहीं कर रहा हूं, अभी पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद ये पश्चिम में मैं अगर देखूं, तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपने देखा हो तो ये मैंने रेंज बनाई है पर्वतों की, तो ये जो है, ये क्या है, ये है अरावली पर्वत श्रृंखला। यूं मैं राजस्थान बोलूंगा अगर बोलना चाहूं, पर अगर मैं किसी भौगोलिक क्षेत्र का नाम लेना चाहूं, जैसे यहाँ पे यमुना नदी का मैदानी क्षेत्र, ये भौगोलिक क्षेत्र का नाम है, कि तो यहां पर आएगा अरावली श्रृंखला। अरावली क्या है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा तक फैली हुई क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसका ज्यादातर भाग 60% से 60 से 70% भाग राजस्थान में है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये क्या है, पश्चिम में, पश्चिम दिशा में अगर देखा जाए कि मध्य उत्तर प्रदेश के कौन है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। अब अगर मैं यहां देखना चाहूं, तो ये मैंने दोनों क्षेत्र कवर कर लिए, इधर भी और इधर भी, तो ये पूर्व भी है और ये दक्षिण भी है। तो या तो कंबाइन भी बोल सकता हूं कि दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण और पूर्व, इस तरीके से लिख के भी बता सकता हूं। तो आप दक्षिण पूर्व ही याद रखें कि दक्षिण पूर्व में क्या है, तो ये जो मैंने बनाया है, ये दो लाइन बनाई है, ये क्या है, नर्मदा सोन घाटी ही है, नर्मदा सोन घाटी तक का इसका जो दक्षिण पूर्वी विस्तार क्या है, नर्मदा सोन घाटी तक। तो नर्मदा सोन घाटी किनके बीच में है, अगर देखो तो नर्मदा सोन घाटी के ऊपर क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला ऊपर है। और अगर नीचे साइड देखें, मतलब उत्तर में विंध्य पर्वत श्रृंखला है, और नर्मदा सोन घाटी के अगर दक्षिण में देखें, तो यहाँ पर क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, पर इतना अगर नहीं भी लिखना है तो सिंपल सा लिख सकते हैं नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका विस्तार है कि इसके चारों तरफ क्या क्या क्षेत्र फैले हुए हैं, ये किन किन क्षेत्रों से घिरा हुआ है, तो इस तरीके से इसका विस्तार हुआ। अब देखिए, ये यमुना नदी क्षेत्र है, तो यमुना नदी क्षेत्र अगर देखें, आपको एक नदी के माध्यम से भी इसका बताना चाहता हूं। इसका एक अन्य नाम बोला जाता है, मध्य उच्च प्रदेश का एक अन्य नाम बोला जाता है, वो अन्य नाम क्या है,
कि गंगा नदी का दक्षिणी अपवाह तंत्र। अब ये क्यों बोला ये समझाना चाहता हूं। गंगा नदी का दक्षिणी अपवाह तंत्र बोल दिया। अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम की गंगा नदी का ड्रेनेज। तो गंगा नदी अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से बहते हुए जा रही है। हमारे यहाँ से भागीरथी और अलकनंदा आती है, दोनों मिलती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है। ये जो पॉइंट है ये क्या है, देवप्रयाग। मैं एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, या ज्यादा डीप नहीं लूंगा। तो यहां पर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, गंगा नदी आकर ये यमुना नदी आकर किसमें मिल जाती है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यमुना नदी किसमें मिल जाती है, हमारी गंगा नदी में, ठीक। तो गंगा के ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर हो गया, ये वाला क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो ये मध्य उच्च प्रदेश है, इसमें यहां पर एक रेंज है जो है विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत श्रृंखला। क्या है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। अब यहां से चंबल रिवर निकली है, यमुना में गई है। फिर यहां से क्या है, शिप्रा रिवर निकली है, वो चंबल में गई है। फिर यहां से क्या है, आपके कालीसी नदी निकली है, वो भी चंबल में गई है, ठीक है। इस तरीके से पार्वती नदी है, वो भी किसमें गई है, चंबल में। एक सिंध रिवर निकली है, वो भी यमुना में गई है। तो इस तरीके से ये सब नदियां मिलकर किसमें मिल जाती है, फिर यमुना के माध्यम से, यमुना के माध्यम से, ठीक है। इसमें यमुना में क्या मिल जाती है, आपकी एक केन रिवर भी मिल जाती है, ठीक है। फिर बेतवा भी मिलती है। तो इस तरीके से मैं नदियों के अभी नाम इसलिए नहीं लिखना चाहता हूं क्योंकि ये सब नदियों का टॉपिक है, तो उसमें काफी डीपली समझ लेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इन नदियों के नाम इसलिए लिए कि आपको एक क्लियर हो जाए कि क्यों इसको दक्षिणी गंगा का दक्षिणी अपवाह तंत्र कहा। तो ये सब नदियां यमुना में मिलती है, और यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो है वो जाकर गंगा में मिल जाती है। तो उसी के कारण ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो दक्षिणी साइड से जितना भी अपवाह आया, जो भी पानी नदियों के द्वारा बहकर आया, वो गंगा में मिल गया। इसलिए गंगा नदी का दक्षिणी अपवाह तंत्र बोला गया किसे, मध्य उच्च प्रदेश को। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे अब इन छोटे छोटे पार्ट पर, अलग अलग इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहां तक मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, मैंने मध्य उच्च प्रदेश, ये जो मध्य उच्च प्रदेश है इतना बड़ा, इस पूरे का एक कॉमन रूप से मैंने यहाँ पर एक मतलब पूरा संयुक्त रूप से इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसको क्या क्या कहा जाता है। अब मैं सबसे पहले पहला पार्ट लेना चाहूंगा जो कि मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार मतलब ये वाला हिस्सा, ये जो ग्रीन लाइन है ये यहां तक, तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला जो शेडेड एरिया है, जो मैंने शेडेड कराया अभी, ये आपका मध्य भारत का पठार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मध्य भारत के पठार को अगर देखें तो इसकी अवस्थिति अगर देखें कि ये कहां कहां है, किस तरीके से इसका विस्तार है, किन किन के बीच बसा हुआ है, तो अगर हम देखें तो इसकी अगर ऊपर साइड अगर हम देखेंगे, इसको सिर्फ अगर मैं बेसिक रूप से बनाना चाहूं तो एक अंडे के रूप में बना रहा हूं, और उसमें लिख सकता हूं मैं कि मध्य भारत का पठार। यहां पे फर्स्ट नंबर डाल देता हूं, मध्य भारत का पठार, ठीक है। मध्य भारत का पठार मतलब सेंट्रल प्लेटू, ठीक है, सेंट्रल इंडिया प्लेटू। तो इस तरीके से अब इसका विस्तार देखते हैं। तो इसके उत्तर में अगर हम देखें तो उत्तर में क्या है, यमुना का मैदान, क्योंकि यमुना नदी है, यमुना का मैदान,
अब बार बार मैं उत्तर पूर्व दक्षिण नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ऊपर है मतलब उत्तर है, नीचे है मतलब दक्षिण है, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। अगर मैं इधर की बात करूं तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच का है मतलब उत्तर पश्चिम है। अगर पूर्व और पश्चिम के बीच का है तो पूर्व पश्चिम, सॉरी पूर्व और उत्तर के बीच का है तो पूर्वोत्तर है, और पूर्व और दक्षिण के बीच का है तो दक्षिण पूर्व है या पूर्व दक्षिण है, कुछ भी बोल दो। इसके बीच का एरिया अगर रहा और इसके बीच का रहा तो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच का है, मतलब इसको दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्षेत्र के नाम ले सकते हैं। अगर मैं ना भी लिखूं तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र है। ठीक है, मैं उसको मतलब प्रोनाउंस तो कर दूंगा, पर जरूरी नहीं कि मैं उस चीज को लिखूं वहां पर। ठीक है, तो यमुना का मैदान है, फिर ये कहां पर आ गया, उत्तर में। ठीक, अब इसके अगर मैं इधर देखना चाहूं कि इधर क्या है, तो आप खुद बताओ, ये यहां पर है तो इसके इधर क्या दिख रहा है आपको, बुंदेलखंड का पठार। तो यहां पर क्या है, बुंदेलखंड का पठार। तो ये विस्तार में जो लिखते हैं हम भौगोलिक संरचना की किनके बीच किनके मध्य स्थित है, तो हम इस तरीके से पॉइंट बना सकते हैं कि इसके उत्तर में यमुना का मैदान, पूर्व में बघेल बुंदेलखंड का पठार, इसके दक्षिण में, अब आप खुद बताओ इसके दक्षिण में क्या है, मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार। और अगर इसके मैं पश्चिम की बात करना चाहूं तो इसके पश्चिम में क्या है, राजस्थान, और राजस्थान में क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी। तो आप अरावली पर्वत श्रेणी लिखो या राजस्थान लिख दो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, राजस्थान की मरुभूमि, मरु मतलब मरुस्थल, ठीक है, तो उससे संबंधित भूमि है इधर। तो ये क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया, हमने ये लिख दिया कि इसके चारों तरफ की क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं तो किस किस टाइप की चट्टानों का, अगर इसमें स्पेशली अगर इसके अंदर हम चट्टाने देखें तो चट्टाने क्या हैं, चट्टान इसके अंदर आप दक्कन ट्रेप को हटा के, जो हमने पहले 4 लिखी थी उसमें से दक्कन ट्रेप को हटा दिया तो क्या है, विंध्यन, ठीक है, आर्कियन और धारवाड़। तो इस टाइप की 3 चट्टानों के अपर्दन, निक्षेपण और अवसादों के द्वारा क्या है, इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि इसे और क्या कहा जाता है। इस मध्य उच्च प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मध्य भारत का पठार। ये जो हम पहला जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, मध्य भारत का पठार। ये हमने फर्स्ट चीज ले ली है अब इसमें से। तो इसमें देखना चाहेंगे कि इसको और क्या कहा जाता है। अब इसका एक और अन्य जो नाम है वो बोलते हैं चंबल उप आर्द्र। आर्द्र मतलब नमी वाला क्षेत्र, तो उप आर्द्र मतलब वहां पर नमी की कमी है, तो चंबल उप आर्द्र प्रदेश। अब क्यों कहा गया इसे, क्योंकि यहां पर क्या है, चंबल नदी क्षेत्र तथा वर्षा की कमी के कारण। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो मध्य भारत का पठार है, ये मध्य भारत का पठार है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भिंड, मुरैना और हमारे यहाँ जो भिंड में गोहद जो है वहां सबसे कम बारिश होती है, मात्र शायद कहा जाता है कि 55 सेंटीमीटर ही बारिश होती है पूरे वर्ष भर में। तो यूं भी हमारे अगर मध्य प्रदेश में देखना चाहे तो सबसे कम बारिश वाला क्षेत्र यही है, वर्षा वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है, एक तो चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी क्षेत्र, तथा क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, वहां पे खड्डे बना रखे हैं चंबल नदी ने, कहीं सारी घाटियां हैं, चंबल के डाकू फेमस भी थे आपको याद हो, तो वही उन घाटियों के कारण। और यहाँ पर क्या है, चंबल नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा कई सारे क्या है मतलब कटाव कर दिए गए वहां पे जमीन में। तो वहां पे मृदा का अपरदन भी होता है, जिससे कई सारी मिट्टियां बहकर आगे तक निकल जाती है, जिससे यहाँ पे मिट्टी अच्छी उपजाऊ मिट्टी की भी मतलब थोड़ी सी यहाँ पर देखा जाता है कि उसकी कमी होती रहती है। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा की कमी के कारण, ठीक है, और कौन सा क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र है, इसलिए चंबल उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। तो इस तरीके से मैंने इस चीज को डिफाइन किया। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं।
तो इस क्षेत्र में कौन कौन सी नदियां बहती है, तो नदियों की अभी बात करूंगा। फिर इसके बाद जब नदियों का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें काफी कुछ नदियां सब मैप पे बनाऊंगा। यहाँ पर मैं नदियां बनाऊंगा तो सब क्या है, सब मैशअप हो जाएगा और ज्यादा समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो नदियां अगर देखें तो यहाँ क्या है, एक तो जो सामने लिखा है वही लिख देता हूँ, चंबल। फिर चंबल की सहायक नदियां जो है वो आप सभी लिख सकते हो, जैसे शिप्रा। फिर क्या है, काली सिंध। फिर क्या है, पार्वती। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या है, ओनली सिंध, पहले काली सिंध लिखा था, फिर ये सिंध है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नदियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर कूनो रिवर भी है। ये सब मैं आपको नदी के टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर कराऊंगा, इसलिए सिर्फ अभी आप नदियों का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नदियों का थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ कहाँ है, तो इनकी पोजीशन सहित मैं पूरा मैप में आपको बताना चाहूंगा नदियों के टॉपिक में। ठीक है, अभी हम इसको ले रहे थे, यहाँ पे सिर्फ हम नाम लिख सकते हैं, क्योंकि मालवा के पठार वाला जो इलाका है यहाँ से ये सब नदियां निकलती है और जहाँ जाकर चंबल में इधर राजस्थान की बॉर्डर में जाकर मिल जाती है। तो अभी सिर्फ हम इसको ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां हैं। और वनों की अत्यधिक यहाँ पर कटाई होने के कारण, ठीक है, वनों की क्या है, इस क्षेत्र में अत्यधिक कटाई होती है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर जो है इसका जो उत्तरी क्षेत्र और अपरदित बहुत होता है। उत्तरी क्षेत्र मतलब ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये नीचे वाला नहीं है, यहाँ का जो चंबल, मुरैना, श्योपुर वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, सबसे ज्यादा अपरदन से ग्रसित है। तो सर्वाधिक अपरदित अगर बोला जाए कि कौन सा है, तो मुरैना है। मुरैना जिला जो है आपके मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा चंबल नदी द्वारा अपरदित जिला है, वो वहां पर सबसे ज्यादा गंभीर ये समस्या बनी रहती है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, ये हो गया मध्य भारत का पठार। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम किसपे, मालवा के पठार पे। अब मध्य उच्च प्रदेश का सेकंड पार्ट जो है मालवा का पठार। अब मालवा का पठार हम अगर देखना चाहे तो मालवा के पठार में क्या है, अगर बीच में मैं मालवा का पठार बनाऊं, तो अगर इसके मैं इधर देखना चाहूं मालवा के पठार के, तो इधर क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। इधर का मतलब पूर्व, ये क्या है, पूर्व दिशा है। फिर मालवा के पठार के अगर मैं ऊपर देखना चाहूं, मतलब ऊपर देखने का मतलब उत्तर दिशा की ओर, तो वहां क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि मध्य भारत के पठार के दक्षिण में मालवा का पठार है। तो मध्य भारत के दक्षिण में अगर मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार के उत्तर में कौन होगा, मध्य भारत का पठार। जैसे मालवा का पठार है तो ऊपर क्या आ गया इसके, मध्य भारत का पठार। इसी के दक्षिण में देखना चाहें तो दक्षिण में क्या है, सॉरी पश्चिम में, तो पश्चिम में अगर देखें तो अगर हम इसे ऐसा बांट दें कि भाई ये हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया, तो यहां पर अगर हम देखेंगे इस तरीके से, इसको तीन पार्ट में अगर बांट दें तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में क्या आता है, राजस्थान आता है, और अगर दक्षिण पश्चिम में देखें तो क्या आता है, गुजरात आता है। तो इस तरीके से क्या है, गुजरात वाला एरिया आ गया मालवा के दक्षिण पश्चिम में। और मालवा के पठार के अगर मैं दक्षिण की बात करूं ओनली, तो दक्षिण में क्या है, नर्मदा सोन घाटी है, या नर्मदा घाटी बोल सकते हैं, नर्मदा नदी, घाटी है, क्योंकि नर्मदा नदी यहीं से बहते हुए जा रही है। ठीक है, तो ये मालवा के पठार के चारों तरफ की स्थिति हो गई कि वो किन किन प्रदेशों के बीच में, किस किस भौगोलिक दशाओं के बीच में घिरा हुआ है। तो इस तरीके से मालवा के पठार का विस्तार हुआ। अब मालवा के पठार की मृदा की बात कर ले थोड़ी सी। हम मृदा का भी एक टॉपिक इंडिविजुअल पूरा पढ़ना चाहेंगे कि ये मध्य प्रदेश की जो अलग अलग सब प्रकार की मृदा है, यहाँ पे किस तरीके से बड़े 5 भागों में मृदाओं को यहाँ पर बताया गया है मध्य प्रदेश के अंदर के पाई जाती है, तो उनको भी पढ़ेंगे। और हम यहाँ देखें एक छोटे से रूप में देखें
कि भाई मृदा किस टाइप की है, तो यहाँ पर मृदा क्या है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, काली, जिसको रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगड़ भी बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं और रेगड़ भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो काली मिट्टी है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किससे होता है इनका निर्माण, बेसाल्ट चट्टानों से। और बेसाल्ट चट्टान जो है ये एक प्रकार की क्या है, आग्नेय चट्टान है, जिसको इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो बेसाल्ट चट्टान है, ठीक है, ये क्या है, आपकी क्षारीय प्रकृति की होती है। ये आग्नेय चट्टान बेसाल्ट चट्टान है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में से कौन सी चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान, और उसी में से काली मिट्टी का रूप आता है। और आग्नेय चट्टान एक ग्रेनाइट भी होती है, जैसे बेसाल्ट है ऐसे ग्रेनाइट भी है, वो भी आग्नेय चट्टान का ही रूप है। और वो क्षारीय प्रकृति ना होकर अम्लीय प्रकृति की होती है, वो एसिडिक नेचर की रहती है और ये बेसिक नेचर की है। ठीक है, जो बेस नेचर रहता है वो क्षार को बोलते हैं बेस, एसिड होता है अम्लीय और क्षार होता है बेस। इस तरीके से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो देख सकते हैं इसे। तो काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब काली मृदा है तो यहाँ पर काली मृदा के हिसाब से यहाँ पर जो मुख्य रूप से अगर खेती देखी जाए तो अभी हम निमाड़ क्षेत्र की बात नहीं करेंगे क्योंकि निमाड़ वाला इलाका नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम कपास का नाम ना लेकर यहाँ पर गेहूं का नाम लेंगे, चने का नाम लेंगे। ठीक है, जो फसल है इस क्षेत्र में कौन सी फसल पाई जाती है, तो वो है गेहूं। ठीक है, फिर देखेंगे तो सोयाबीन, फिर अगर देखें हम तो चना। ठीक है, ये यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं इस क्षेत्र की। ठीक, तो इस तरीके से देखा जाता है, ये तीन फसलों के रूप में हमने देख लिया कि मुख्य मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं। अब नदियों का देख लें कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां गई हैं। ठीक है, तो नदियां कौन कौन सी गई है यहाँ से, तो चंबल, शिप्रा, काली सिंध, ठीक है, माही, ठीक, और पार्वती, और भी छोटी मोटी नदियां हैं, पर ये मुख्य रूप से ये वाली रिवर्स है जो ये गई है। और हमने देखा था इसके पहले कि मध्य भारत के पठार में भी इनमें से इन नदियों के नाम आए थे। तो उसका कारण यही है कि वो निकली तो मालवा के पठार विंध्य श्रेणी से निकल के मालवा के पठार से होते हुए मध्य भारत के पठार में इंटर करती है, इसलिए वो नदियां वहां पर भी बहती है और मालवा के पठार में भी बहती है, इसलिए ये नदियां कॉमन रूप से यहाँ पर यूज आई है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं, ये हमने मालवा के पठार के बारे में पढ़ा। ठीक है, और सर्वाधिक क्षेत्र जो है पूरे अगर देखा जाए तो उसमें से सबसे ज्यादा एरिया अगर कोई कवर करता है तो मालवा का पठार ही है। मालवा का पठार ही ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उसमें सर्वाधिक अगर एरिया है तो मालवा के पठार का ही है। और मालवा के पठार का अगर हम देखा जाए कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर जो राजगढ़ जिला है वहां पर स्थित है एक सर्वाधिक ऊंची चोटी जिसका नाम है सिगार। ठीक है, तो ये क्या है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम तीसरे की बात करते हैं, तीसरे टॉपिक की, क्योंकि हम यहां तक आ चुके हैं। ठीक है, अब तीसरे टॉपिक की बात करना चाहेंगे जो कि क्या है, बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, तो बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे मध्य उत्तर प्रदेश का तीसरा भाग आ जाता है। हमने ये पढ़ा मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, और हम बुंदेलखंड के पठार के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले बुंदेलखंड के पठार का अगर हम विस्तार देखें तो ये बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड है। ठीक है, अब बुंदेलखंड के पठार में अगर इधर देखें हम तो क्या है, तो बुंदेलखंड के पठार के अगर इस साइड देखें तो इधर देखना चाहें तो क्या मिलेगा आपको, इसको अगर इस तरीके से हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, ये कौन सा हिस्सा है, दक्षिण पश्चिम।
तो आप खुद देखिए कि ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसका ये वाला हिस्सा होता है पश्चिम, ये वाला होता है दक्षिण। तो अगर यूं देखें बीच में तो दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम में क्या आ गया, मालवा का पठार। ठीक, मालवा का पठार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अगर मैं देखना चाहूं कि इसके उत्तर साइड क्या है, तो यमुना का जलोढ़ मैदान है। गंगा यमुना का, गंगा भी लिख सकता हूं मैं, गंगा यमुना का जलोढ़ मैदान। अब कैसे गंगा यमुना का जलोढ़ मैदान है, अरे गंगा और यमुना नदी जितने भी अवसाद बहाकर लाती है, जितने भी सेडिमेंट बहाकर लाती है, जितने भी कंकड़ मिट्टी पत्थर जो भी छोटे मोटे लाकर वहां पर जो आकर ढोल देती है, ठीक है, जो जल द्वारा उड़कर लाई गई मिट्टी वहां पर फैला दी जाती है उस मैदान में, उसको जलोढ़ बोलते हैं। और उसके द्वारा बने मैदान को जलोढ़ मैदान बोलते हैं। ये सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा। तो यही बुंदेलखंड के उत्तर दिशा में क्या स्थित है, गंगा यमुना का जलोढ़ मैदान। ठीक है, इस तरीके से फिर हम इसके ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं जो कि क्या है, सोन नदी का कगार क्षेत्र है। अगर हम देखें तो इधर जा रहा है, तो ये क्या जा रहा है, सोन नदी जा रही है, रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसके यहां पर ये देखें, ये वाला हिस्सा क्या है, तो ये है पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्वी अगर हिस्सा देखें, अगर बुंदेलखंड यहाँ पे है तो ये पूर्व है और ये दक्षिण है, तो इनके बीच का हिस्सा देखें तो ये कौन सा पठार है, मैंने यहाँ पे जो बनाया है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है मुझे, ये वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, तो ये हिस्सा है रीवा पन्ना का पठार। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व में क्या है इसके, रीवा पन्ना का पठार है। क्योंकि मध्य उच्च प्रदेश के बारे में जो हम 5 पार्ट पढ़ रहे हैं, काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इस वीडियो में इन्हीं को कवर करना चाहता हूं कि ये पांचों टॉपिक आपको शॉर्ट तरीके से बता दूं, ताकि काफी इंफॉर्मेशन आपको मध्य उच्च प्रदेश के बारे में रहे। तो इस तरीके से हमने बुंदेलखंड के पठार के चारों तरफ देखा कि कौन कौन सा हिस्सा है। इसके अब अगर हम दक्षिण इधर भी देखें और इधर भी देखें तो ये पूरा हिस्सा कवर हो गया है। ऊपर ये कवर हो चुका है और इधर ये कवर हो चुका है, मालवा का पठार। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, बुंदेलखंड के पठार के नीचे भी आप बोलो तो सोन रिवर, नर्मदा सोन घाटी के बारे में भी लिख सकते हो, तो भी ठीक है। ठीक है, अब इस तरीके से आगे देखते हैं। अब बुंदेलखंड में क्या है, तो बुंदेलखंड में अगर मृदा का बोले तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला जो हमने मध्य भारत का पठार लिखा था, ये मध्य भारत का पठार है। इसमें आप लिख सकते हैं कि मध्य भारत के पठार में जो स्थिति है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है, क्योंकि चंबल और की सहायक नदियों द्वारा क्या है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा ले जाई जाती है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा है। अब बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में कौन सी मृदा है, बुंदेलखंड में कौन सी मृदा है, तो यहाँ पर क्या है, मिश्रित मिट्टी है। ठीक है, मिश्रित मृदा पाई जाती है। अब ये मिश्रित मृदा क्या रहती है, जो है मोटे अनाज के लिए। मोटा अनाज मतलब वो अनाज, वो ग्रेन जो मतलब बड़े बड़े रहते हैं, जैसे मक्का हुआ, बाजरा हुआ, ठीक है, ज्वार। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े दाने के जो अनाज रहते हैं, उस तरीके से हम इसके बुंदेलखंड के पठार में मृदा, मिश्रित मृदा पाई जाती है। मोटे अनाज और मक्का बाजरा ज्वार जैसी यहाँ पर अनाज है। अब बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, उसमें अगर हम देखें कि नदियां, तो यहाँ पर जो मुख्यतः रूप से अगर मध्य प्रदेश में जाती हुई जो नदी है, तो वो बेतवा रिवर है। बेतवा रिवर क्या है, आपके यहाँ से रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा रिवर, और झांसी ललितपुर ये वाला जो इलाका है, ये उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ से होती हुई जाते हुए यमुना नदी में आगे मिल जाती है। तो बुंदेलखंड की जो नदी है वो बेतवा रिवर मुख्य है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नदियों के बारे में हमने देखा। अब बुंदेलखंड का हिस्सा हमने देखा। अब यहाँ पे अगर चट्टानों के रूप में देखें तो आप चट्टानों के बारे में लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टान है। अब ग्रेनाइट अभी मैंने बताया था, ग्रेनाइट किस टाइप की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का एक रूप है। यही ग्रेनाइट क्या है, अम्लीय प्रकृति की होती है, मतलब इसका एसिडिक नेचर होता है ग्रेनाइट।
ठीक है, इस तरीके से ये चट्टान है। यहाँ पर नीस भी पाई जाती है, नीस भी एक प्रकार की चट्टान है। ठीक है, इस तरीके से इस क्षेत्र का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस टाइप की चट्टानों से होता है। अब हम आगे बात करना चाहेंगे बुंदेलखंड के पठार के बारे में। देख लिया यहाँ पर बेतवा नदी, केन नदी हमने पढ़ लिया, धसान रिवर और इस टाइप की नदियां हैं, छोटी रिवर है धसान वहां की। ठीक है, हम इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब बुंदेलखंड का पठार हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम पढ़ना चाहेंगे रीवा पन्ना का पठार, और इसके बाद फिर एक अंतिम रहेगा, ये सेकंड लास्ट है जो है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, अब रीवा पन्ना का पठार अगर हम देख रहे हैं तो इसकी अवस्थिति अगर देखें तो वही इसके पूर्व में क्या है और इसके दक्षिण में क्या है। तो इसके पूर्व और दक्षिण अगर रीवा पन्ना का पठार देख रहे हैं हम, तो ये चारों तरफ किससे घिरा हुआ है। अब ये मैप में यहाँ बना हुआ है, इसलिए मैं बार बार यहाँ मैप नहीं बना सकता, समय ज्यादा लगता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके दक्षिण पूर्व में क्या है, नर्मदा सोन घाटी पूरी फैली हुई है। इसलिए ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र जो है ये नर्मदा सोन घाटी का है। ठीक है, जो कि क्या है, पूर्व और दक्षिण के बीच का है, मतलब दक्षिण पूर्व है। ठीक, नर्मदा सोन घाटी। अब इसके ही अगर मैं देखना चाहूं कि ऊपर जो उत्तर दिशा में है वो क्या है, तो बुंदेलखंड दिख रहा होगा। देखो इसके उत्तर में मतलब ऊपर साइड किसका पठार है, तो यहां पर बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, अब इसी के ही अगर मैं इधर साइड देखना चाहूं कि पश्चिम दिशा में कौन है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, हीरा उत्पादक क्षेत्र किम्बरले की चट्टानों का है, मतलब बुंदेलखंड भी है इसके। अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड खाली इसके इधर नहीं यहां तक आता है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र भी बुंदेलखंड कवर करता है, अगर आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, और उसके फिर अगर मैं इधर देखना चाहूं कि इधर ये तो है, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच का जो है वो मालवा का पठार घेरता है। ठीक है, तो इस तरीके से रीवा पन्ना का पठार बाकी सब पठारों से घिरा हुआ है। यहाँ पर विंध्य श्रेणी भी है, यहाँ पर इधर साइड नर्मदा सोन घाटी मतलब सतपुड़ा श्रेणी भी है। पर हम अगर एक मोटे तौर पर देखना चाहे तो मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी और बुंदेलखंड ये रीवा पन्ना के पठार को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अब रीवा पन्ना के पठार की बात चल रही है तो यहाँ पर हम इसकी प्रमुख नदियां देख लें कि इस पठार से कौन कौन सी नदियां होकर जाती है। एक तो इधर की चट्टानों की बात करें तो यहाँ पर क्या है, विंध्य क्रम की चट्टान है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चट्टानों की बात करना चाहें, विंध्यन क्रम की चट्टान है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टान। फिर क्या है यहाँ पर, केमूर, केमूर चट्टाने हैं। ये लाल पत्थर इनसे प्राप्त होता है, जो लाल किला और ये आगरा का भी लाल किला, दिल्ली का लाल किला, इस टाइप की जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं ये इन्हीं यहाँ कैमूर की चट्टानों से बनाए गए लाल पत्थरों की है, यहाँ से निकाले गए लाल पत्थरों की। तो ऐतिहासिक रूप से भी ये हमारे मायने रखता है कैमूर की चट्टानें। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखें चट्टानों का क्रम अगर यहाँ से हटा दें तो यहाँ पर नदियों की बात आती है। ठीक है, नदियों की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, बीहड़ रिवर, यहाँ पे सोन नदी भी है। ठीक है, उसके बाद क्या देखें, यहाँ पे बीहड़ रिवर है, सोन नदी है, टोस नदी है। ठीक है, टोस नदी इसलिए फेमस है क्योंकि टोस और सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। दो ऐसी नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है, बाकी सब यमुना में मिलती है ऊपर जाने वाली। बाकी टोस और गंगा, टोस और सोन नदी ही ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदी है। अब यहां पर जलप्रपात की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर जलप्रपात की बात करें तो हमारे रीवा साइड ही हमारे जो क्षेत्र है वहां पर क्या है, जलप्रपात फेमस है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। तो वो क्या है, केवटी, बहुटी,
ठीक है। और जो एक सबसे बड़ा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, जो बीहड़ रिवर पे स्थित है, वो भी कहां पर है, रीवा पन्ना के पठार के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे रीवा पन्ना की बात करी दी हमने, तो पन्ना के नाम से हमें हीरा याद आ जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो खनिज या मिनरल्स या बोल दे कि उसके रूप में मतलब क्या मिलता है हमें, तो खनिज क्या है, किम्बरले की चट्टानों में से, किम्बरले के चट्टान है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है इस टाइप की चट्टान है, तो किम्बरले की चट्टानों में से क्या मिलता है, हीरा मिलता है। ठीक है। तो हीरा में हमारा क्या एकाधिकार है मध्य प्रदेश का पूरे भारत में, कि सर्वाधिक हीरा हमारा मध्य प्रदेश ही उत्पादित करता है। तो एनएमडीसी जो रहती है, एनएमडीसी नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो यही कंपनी क्या है यहाँ से हीरे का खनन करती है। ठीक है। इस तरीके हमने क्या देखा यहाँ पर कि हीरा पाया जाता है, जो है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है। सोन नदी के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और आगे मैं नदियों का टॉपिक लूंगा तो काफी कुछ, क्योंकि यूं तो टॉपिक हर कोई टॉपिक क्या एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है, पर मैं यहाँ पर जो मेन चीज पढ़ रहे हैं रीवा पन्ना का पठार, उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बाकी हम इसको आगे और अलग रूप में नदियों को और इनको सभी को पढ़ेंगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, जो कि है नर्मदा सोन घाटी। जैसे मालवा का पठार क्या था, हमारा फर्स्ट नंबर का मध्य उच्च प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था, और वो मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। अगर उसको अगर एक इंडिविजुअल रूप में देखें, तो नर्मदा सोन घाटी है वो दूसरे नंबर का, दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा नर्मदा सोन घाटी है दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ठीक है। उस तरीके से अगर देखा जाए, तो अब इसके अगर हम देखें दक्षिण में क्या है, अगर यहाँ पे नर्मदा सोन घाटी देख लें हम, नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी के हम देख ही रहे हैं कि भाई यहाँ दक्षिण में अगर हमने देखा था, इधर अगर हम पूर्व और यहाँ पर देखें इधर साइड, तो यहाँ पर ये पूर्व है, और यहाँ पर क्या है, ये वाला हिस्सा अगर बोला जाएगा तो ये दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। तो दक्षिण पूर्व में अगर हम बोले तो यहाँ पर क्या है, बघेलखंड का पठार, जो कि पूर्वी पठार था, हमने इसके पहले एक कॉमन रूप से देखा था, तो ये बघेलखंड का पठार है। ठीक। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ क्या है, सतपुड़ा मेकल, श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी देखा हमने। अब अगर हम उसके ऊपर देखें, यहां पर ये उत्तर दिशा है और ये क्या है, पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम के बीच में अगर देखें हम, तो यहाँ पर मालवा का पठार है। तो ये हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो नर्मदा सोन घाटी के इधर साइड देखें, उत्तर और इधर पश्चिम साइड, तो ये मालवा का पठार है। अगर हम इधर देखेंगे तो उत्तर और पूर्व के बीच में देखें, तो यहाँ पर जो आएगा वो रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है। इस तरीके से हमने नर्मदा सोन घाटी देखी। ये नर्मदा सोन घाटी अगर जल के हिसाब से हम देखें तो बहुत ही संपन्न प्रदेश है, क्योंकि नर्मदा और सोन घाटी जो दोनों ही अगर देखा जाए तो भ्रंश घाटियों में बहने वाली नदी है। भ्रंश मतलब रिफ्ट वैली। जब दो ये चट्टान का अगर हिस्सा है, मैं भ्रंश घाटी बता देना चाहता हूं क्योंकि भ्रंश घाटी में भी कई बार डाउट बना रहता है। तो भ्रंश घाटी मतलब रिफ्ट वैली। तो जब चट्टानों को क्या है, वलय पड़ता है, जब इनके तरफ दोनों तरफ से जोर लगता है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, इधर से भी प्रेशर आ रहा है, या अपोजिट साइड इधर साइड प्रेशर लग रहा है दोनों साइड, तो यहाँ पर इनमें वलय उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब वलय उत्पन्न जब एक चरम सीमा तक पहुंचता है वलय, और फिर उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो वहां से चट्टानें ब्रेक होने लगती है, टूट जाती है।
तो टूटने के बाद क्या होता है, एक जमीनी हिस्सा इधर निकल जाता है, एक जमीनी हिस्सा इधर निकल जाता है, और ये जो बीच का जो जमीनी हिस्सा यहाँ था वो खसक के नीचे चला जाता है। तो उसके बीच में यहाँ पर क्या हो जाता है, भ्रंश का निर्माण हो जाता है, और आसपास एक घाटी यहाँ होती है, ये भी घाटी है, ये भी घाटी है, नदियों के आसपास की जगह को घाटियां बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या कहलाती है, भ्रंश घाटी। तो नर्मदा और सोन नदी दोनों ही क्या भ्रंश घाटियों में बहती है, जिसमें से सोन नदी तो क्या है, सोन नदी का अगर हम देखें, अगर नर्मदा सोन घाटी को ही अगर पूरा देखें तो ये पूरा क्या है, मध्य प्रदेश को पूर्व से लेकर पश्चिम तक कवर करती है, वो भी आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। फिर ये देख सकते हैं हम कि जल के हिसाब से अगर जल संसाधन की तरफ से देखें तो ये बहुत ही संपन्न प्रदेश है। फिर उसके बाद और देखना चाहें इसमें तो नर्मदा सोन घाटी अगर यहाँ बीच में है, अगर ये बीच में नर्मदा सोन घाटी है तो ऊपर अगर फैलाव देखूं मैं तो किसका है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी। और अगर मैं नीचे देखना चाहूं इसके, ये था उत्तर में क्या है, विंध्यांचल पर्वत श्रेणी, और इसके दक्षिण में देखना चाहूंगा तो दक्षिण में क्या मिलेगा मुझे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इस तरीके से क्या है, नर्मदा सोन घाटी के बारे में हमने देखा, इसका भौगोलिक विस्तार किस तरीके से है। तो ये अपने आप में मध्य उच्च प्रदेश बड़े 5 पार्टों में, इसके जो उप प्रदेश थे, मध्य उच्च प्रदेश के 5 उप प्रदेश के बारे में आज हमने पूरी इंफॉर्मेशन देखी। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें सतपुड़ा मेकर श्रेणी और पूर्वी पठार को पढ़ लेंगे, तो उससे ये टॉपिक काफी क्लियर हो जाएगा। तो ये 5 टॉपिक जो इसमें थे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था मध्य उत्तर प्रदेश, इसलिए मैंने इसका एक अलग से पार्ट बना दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।